पहले मां शारदा को प्रणाम करता हूं। परम आदरणीय सुनील भैया को प्रणाम करता हूं। रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन मैम आदरणीय विनीता भाभी जी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश पाटोदिया, सीईओ और आप सबके चहेते डायनेमिक लीडर अरुण पोदार, चॉइस परिवार में मेरे सीनियर आदरणीय सन्मुखानी जी, आदरणीय चिरानिया जी, विमल जी, अखिल बिहारी जी, सारे वर्टिकल हेड्स और चॉइस परिवार के सभी सदस्य, और इन सब के साथ मेरी धर्मपत्नी हेमलता जी यहाँ बैठी है। क्योंकि मैं एमडी खाली 12 घंटे ही होता हूँ, बाकी 12 घंटे वो मेरी एमडी होती है। आप सभी का चॉइस एनर्जी समिट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 3 दिनों में चॉइस परिवार से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बात के साथ अगले 4-5 सालों के लिए रोड मैप पे हमने चर्चा करी। पिछले 3 दिन से मैं लगातार यही सोच रहा था कि ऐसा कोई शब्द, ऐसे कोई नंबर, ऐसी कोई बात बची नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूंगा। सुरेश सर से शुरू होके अरुण सर से होती हुई सारे वर्टिकल हेड्स ने सारी चीजें आप लोगों के सामने रखी है। ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है इन सारी चीजों को वापस आपके दिमाग में कैसे सेट किया जाए। अगले थोड़ी देर में प्रयास करूंगा और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएं। अपन न कोई नंबर की बात करेंगे, ना कोई टारगेट की बात करेंगे, ये सारी बातें हो चुकी है। क्योंकि ये सब बातें करने की जरूरत वहां पड़ती है जहां ऐसी टीम नहीं होती है, जहां टीम खुद ही मेरी एक्सपेक्टेशंस और वो कहते हैं कि डिजायर और डिजर्व दोनों से ज्यादा मिल रहा है, और क्या मांगेगा मांगने वाला भगवान से। तो आप सब लोग वो सारे नंबर पे बात कर रहे हो जो मेरे लिए तो सोचना भी मुश्किल है। इसलिए अपन नंबर की कोई बात नहीं करेंगे। वैल्यूज की बात अपन ने पिछली बार कर ली, और आप सबने, आई एम वेरी श्योर कि ये पूरे साल में और अपने जीवन में उन वैल्यूज के ऊपर काम जरूर किया होगा, और किया है। वो हमारे नंबर्स बता रहे हैं, हमारी प्रेजेंस बता रही है। वैल्यूज पे भी अपन कोई बात नहीं करेंगे। तो आज अपन खाली हल्की फुल्की बातें करेंगे, ठीक है? सारे रेडी हैं? चलो अभी शुरू करते हैं। मेरे को ही करना है शुरू। ये बुक कितने लोगों ने पढ़ी है? आप लोग बच्चों को पूछ लीजिए। आपसे तो मैंने पूछ के लिखवाई है, तो आपको तो पता है। हाँ, किस किसने पढ़ी है? आप बताओ बेटा, क्या है इसमें? हेलो है? जीडीपी डेटा है। बैठो 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 बैठो। और किसने पढ़ी है बताओ? मोदी साल का 10 साल का। बैठो। और किसने पढ़ी है?
कितने लोगों को बुक भेजी, आपने पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई। मैंने इतने मुश्किल समय में इस बुक को लिखा, और जैसे ही किसी का रजनी है मीटिंग में, रजनी किसी के पास बुक पहुंची नहीं है अभी तक, तो पहुंचने के बाद भी नहीं पढ़ी, ये तो भाई मुश्किल था। आज सुबह भी यहां पे दी गई थी, नहीं पढ़ी, क्या था? पॉलिटिक्स मेरे को आती नहीं। सन मुगानी जी, आप बताइए, क्या पढ़ी आपने ये बुक? माइक दो। आवाज चालू। हेलो, वो बुक है ट्रांसफॉर्मिंग टूवर्ड्स विकसित भारत। ये तो बुक है ट्रांसफॉर्मिंग चॉइस टू हर नेशनलिज्म। आई थिंक ये दूसरी कोई किताब है, A Decade for a Better Century, ट्रांसफॉर्मिंग चॉइस टू हर नेशनलिज्म। A Decade for a Better Century, जब हम लिख रहे थे विकसित भारत के लिए, A Decade for a Better Century of भारत, तो मुझे ध्यान में आया कि हमने भी तो 10 साल लगाए हैं 100 साल की चॉइस बनाने के लिए। A Decade for a Better Century, transforming choice to a national asset. This is our new target. क्योंकि नंबर्स आज हैं, कल छोटे हो जाएंगे, परसों कुछ और हो जाएंगे। 10 साल की इस जर्नी में हमने जो चॉइस बनाई है, वो चॉइस अगले 100 साल तक और उससे भी आगे भारत निर्माण में अपना योगदान देगी। ये मैं आने वाली स्लाइड्स में आप लोगों को बताऊंगा। 3 दिन पहले अपने संबोधन में इस चीज को बोला था कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ये होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ग्रोथ में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है। हमने ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सामने बनता हुआ देखा है जो आज नेशनल बिल्डिंग में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और आने वाले सालों में हम भी उनमें से एक होंगे। 10 साल पहले हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग की टीम आई थिंक जस्ट तैयार हो रही थी। 10 साल पहले जिस टेक्नोलॉजी पे आज हम नाज कर रहे हैं, वो हमने शुरू नहीं की थी। ये इन 10 सालों के अचीवमेंट है। हमने गवर्नमेंट इंफ्रा कंसल्टिंग में एक मुकाम बनाया, हमने टेक्नोलॉजी के रास्ते हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचने की कोशिश की, चीजों को आसान बनाया। इन्हीं 10 सालों में हमने इंश्योरेंस ब्रोकिंग में पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया, जो आज हमारा मोस्ट एम्बिशियस वर्टिकल तैयार हो रहा है। इन 10 सालों में हमने वेल्थ मैनेजमेंट की तैयारी की। इन 10 सालों में हमने एनबीएफसी तैयार की, और ये सारे वर्टिकल
अगले 100 सालों की सर्विस देने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज से हमारा टारगेट, नंबर्स वगैरह का जितना भी टारगेट है वो मैं अरुण जी पे छोड़ता हूं। नंबर्स की बात अरुण जी करेंगे। अपने को तो एक ही चीज पे फोकस करना है कि चॉइस नेशनल असेट कैसे बने, और हमको अपने इस जीवन में, क्योंकि लाइफ एक ही बार है, अपने इस जीवन में इस चॉइस को नेशनल असेट बनाना है। उसके लिए हम कैसे प्रयास करेंगे, क्या प्रयास हम कर रहे हैं, क्या हमारे वो प्रयास सक्सेस होंगे, इन सब पे हम बात करेंगे। आप लोगों की पूरी राय लेंगे और उसके बाद इस बात पर आगे बढ़ेंगे। 2010 में जब चॉइस चालू किया था तो उसका मार्केट कैप था 10 करोड़। पहले 10 साल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेसिक शेप देने में, उसका एक डिजाइन तैयार करने में लगते हैं। हम 10 करोड़ से 300 करोड़ तक पहुंचे। अगले 4 साल में हमने तेज दौड़ना शुरू किया। हम 300 करोड़ से 6000 करोड़ पे आए, और अभी हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल में 50,000 करोड़ पे जाना है ना। पहली बात है, अभी अगले 10 मिनट आप सारे लोग ये भूल जाइए कि आपका मैनेजिंग डायरेक्टर आपके सामने स्पीच दे रहा है। आप 10 मिनट के लिए एक टास्क है, आपको ये मानना है कि मैं एक प्रमोटर हूं जो अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन देने के लिए आया है। आप सारे इंस्टीट्यूशंस हो, इन्वेस्टर हो, और मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी 5 साल में 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंचेगी। मुझे पता है आप लोगों को विश्वास नहीं है कि पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। आपके मन में जो भी सवाल आता है, नेक्स्ट 10 मिनट्स यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, इवन इन द रफ लैंग्वेज। जिसको भी लगता है कि ये 50,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकते, फालतू बातें नहीं है। कॉन्फ्रेंस में बुला के फालतू में 3 दिन में कहानियां सुनाती है अपने को। हो सकता है क्या ऐसा नहीं हुआ? आज तक कोई वर्ल्ड में भी ऐसा कोई हुई है? कोई कंपनी है, कोई कंपनी ऐसी तो 5 साल में 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ हो जाए विथ नंबर्स? वी आर टॉकिंग विथ नंबर्स, नॉट ओनली बोगस मार्केट कैप। 4 साल में हुई हो तो ठीक है। अगले अभी क्या होता है मगड़िया जी, हम 7,000वें नंबर से 15वें नंबर तक ब्रोकिंग में आए। हम 40वें नंबर पे आए, तब से हमने ट्रैक करना शुरू किया। हम 40वें से 15वें नंबर पे 1 साल से अटके बैठे। जर्नी जितनी ऊपर जाती है उतनी टफ होती जाती है। अब हम उस टफ जर्नी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, 6,000 करोड़ की जो जर्नी है, उस जर्नी में एक प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी डेटा तब ऑथेंटिक माना जाता है तब किसी थर्ड पार्टी का उसके ऊपर एक्सेप्टेंस लग जाता है। एम आई राइट? 6,000 करोड़ पे प्लूटस का ऑथेंटिकेशन है। 6,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे प्लूटस, द वेल नोन इन्वेस्टर इन द इंडियन कैपिटल मार्केट, एंड नॉट ओनली इन द इंडियन कैपिटल मार्केट, ग्लोबल मार्केट, the size of Plutus is, as on date, is more than $5 billion, 100% on asset. They are agreeing 10% stake at the valuation of 6,000 crore pre-money. और लोकेश जी का है, लोकेश जी का 3-4 बार फोन आ गया और अभी 3 दिन से ये मेरे को गाली ये बोल रहे हैं
कि भैया कम से कम 100 करोड़ वाले 3-4 लोग पीछे पड़े हुए हैं, उनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट चाहिए। पगड़िया जी का शायद फोन आया था, किसी ने मांगा है, और बाकी लोगों से मेरी बात नहीं हुई। तो इसलिए 6,000 करोड़ की जो आज की दिन पोजीशन है वो थर्ड पार्टी अटेस्टेड है, इंडोर्स्ड है। हम बात कर रहे हैं अगले 5 साल में 50,000 करोड़ की। जिसको नहीं लगता है बिल्कुल ईमानदारी से हाथ खड़ा करे। सबको लगता है? एवरीबडी इज एग्री? थैंक यू, माय स्पीच इज क्लोज। हो गया अपना काम, अपने को तो इतना ही बोलना है खाली। आप तो बिल्कुल ही मत बोलोगे 5,000 करोड़ का खर्चा करवा दोगे। आपको तो बताऊंगा ही नहीं मैं 50,000 करोड़ होंगे। कोई है कंपनी जिसने ये ग्रोथ अचीव की है? एनी गैस? देखिए क्या होता है, ग्रोथ के जो पहले फेज होते हैं, पहले 8-10 साल सब बताएंगे शांति से। 3 दिन आप लोगों को पूरा मौका दिया, मैंने पूरी ईमानदारी से सुना। अभी जो जो नहीं सुनेगा उनके लिस्ट एचआर को भेज दी जाएगी। ना अपन एकदम रिलैक्स मूड में बात करने आए। पहले 10 साल जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसको सेफ देने के लिए। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने जिस तरीके से शुरू किया हो उसी तरीके से आगे बढ़े। इंडिया के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर क्या वो जेन जी जनरेशन बैठी है, तो इनको क्या इंडिया के एग्जाम्पल समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आप लोगों को वर्ल्ड के एग्जाम्पल समझाता हूँ। लुई विट्टोन जानते हैं सारे लोग? आप जानते हैं लुई विट्टोन? लुई विट्टोन दुनिया का सबसे महंगा, सबसे रेपुटेटेड लेडीज पर्स ब्रांड। अभी तो उसने बहुत सारे प्रोडक्ट कर दिए। इसने जब अपना काम शुरू किया उस समय ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी, और उसमें सामान ले जाने के लिए बैग नहीं होते थे। अपने भी यहाँ पर पुराने जमाने में जिन लोगों ने ट्रेन में, आप लोगों की तो पहले की बात है, सन मुखानी जी, परमेश्वर जी और सबने ट्रेन में देखा होगा, लोहे की बक्सा आती थी। तो लोहे की बक्सा को ट्रेवल करवाते थे, या फिर वो बीटा बांध के उसमें सब ट्रेवल होता था। बहुत मुश्किल होता था, बहुत भारी होते थे। अब चूंकि बारिश वगैरह नहीं हो जाए तो आप लोग ध्यान हो, बक्से का जो शेप होता था वो ऊपर से थोड़ा टेढ़ा होता था, ताकि पानी ऊपर गिरे तो वो नीचे से निकल जाए, साइड से निकल जाए, अंदर नहीं जाए। तो वैसे यूरोप में भी था। तो सामान को कैरी कैसे किया जाए, तो ये जो लुई विट्टोन करके जो बंदा था, ये किसी कारपेंटर के पास काम करता था, सीखता था। तो इसने उस प्रॉब्लम को देखा, समझा, तो इसने बिल्कुल चौकोर बक्से बनाए। और वो बक्से बनाने में इसने जो कपड़ा यूज किया, जो रेजिन यूज किया, जिसपे पेंटिंग वगैरह करते हैं, वो वाटरप्रूफ पेपर होता है, वो यूज किया उसने। और वो बैग वहां पे फ्रांस में खूब चले। धीरे धीरे उसका नाम आगे बढ़ा। तो फ्रांस की राजकुमारी को पता चला, उसने उसको बुलाया और उसने अपने पर्स, लेडीज पर्स बनाने का काम उसको दिया। तब तक लेडीज लोग ज्यादा पर्स वगैरह नहीं कैरी करती थी, वो अपने हस्बैंड से ही पैसे लगवा देती थी। और उसके बाद जो उसने उस सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाई, आज वो इस फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। तो हमने वो जो गेस्टेशन पीरियड के 10 साल है वो पूरे किए। अब हमको पता है हमको क्या बनाना है, हमको पता है हमको कहां जाना है, हमको पता है हमारे टारगेट्स कैसे अचीव करने हैं, हमको पता है कि हमको नेशनल असेट कैसे बनना है। ऐसी ही सेम कहानी डियोर ब्रांड की है।
उसके भी बहुत बड़े बड़े शोरूम आप लोगों ने देखे होंगे। उसके पिताजी की दुकान थी। उसके पिताजी ने कहा भाई पढ़ लिया लिख लिया, आप दुकान पे बैठो। उसने बोला नहीं, मैं तो आर्टिस्ट बनूंगा। बहुत समझाया पिताजी ने, नहीं माना। पिताजी ने निकाल दिया। भाई साहब चले गए, आर्टिस्ट पेंटिंग्स वगैरह बनाने लगे, आर्ट की गैलरी खोली, खुद के अलावा दूसरों की भी आर्ट चीजें बेचने लगे। वो पेंटिंग्स में कपड़ों के जो ड्रेस बनाते हैं पेंटिंग्स में, स्केच में, वो बहुत सुंदर बनाता था। और उसके स्केच देख के जो ड्रेस डिजाइनर होते हैं उन्होंने उसके साथ कांटेक्ट किया। वो उसके स्केच ले जाते थे, उनसे ड्रेस डिजाइनिंग करते थे और ये धीरे धीरे यूरोप में खूब पॉपुलर होने लगा। इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, पूरी दुनिया के बिजनेस ठप हो गए, उनके पिताजी की दुकान भी बंद हो गई, वो जो आर्ट गैलरी वैलरी चलाता था वो भी नहीं चली। लेकिन उसकी आर्ट को तो कोई खतरा था नहीं, वो तो चल रही थी। वो जो ड्रेस डिजाइनर उससे वो आर्ट लेते थे, उन्होंने बोला कि तू खुद क्यों नहीं फैशन डिजाइनिंग चालू करता, तुमको फैशन डिजाइनिंग करनी तो तुम्हारी इतनी शानदार पकड़ है इसके ऊपर। और उसके बाद उसने डियोर ब्रांड से फैशन डिजाइनिंग चालू की एंड द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। आज पूरी दुनिया में डियोर इज ए वेल नोन ब्रांड, वेल रेस्पेक्टेड ब्रांड। कहने का मतलब यह है कि हमने भी बहुत सारे पापड़ बेले, वेयर इज माई पंडित.com बनाया, हमने आटे की फैक्ट्री लगाई, कपड़े बनाने की दुकान खोली, बहुत सारे काम किए। अब जाके समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमको कहाँ फोकस करना चाहिए। और अभी हमारा माइंड एकदम क्लियर है, हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। इसके अलावा इंडस्ट्री में कोई सवाल नहीं बचता। और वो सब करने के लिए दो चीज चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक टीम। एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सुनील भैया एंड मां शाकंबरी, वो दोनों चीज आज हमारे पास है, इसलिए हम उन सब चीजों में बहुत क्लियर है। तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप हम अचीव कर लेंगे, ये पक्का है, एकदम पक्का है। किसी कंपनी ने किया है? किसने किया है? 5 साल में किया था। हम बताते हैं वापस जैन जी के साथ में जितने भी एग्जाम्पल आए, वो जैन जी के मैंने सारे इंडिया के एग्जाम्पल बनाए। फिर 3 दिन से मैं सुन रहा था तो मेरे को लगा कि जैन जी जो यहाँ बैठी है वो बोलेगी हमारे एमडी तो बहुत पुराने हैं, सारे पुराने पुराने आइडियाज लेके आते हैं। इसलिए मैं एक भी पुराने आइडिया नहीं लेके आया, 100% जैन जी आइडिया है। और ये एक कंपनी है जिसने ये सारी चीजें अचीव करी है। होप एवरीबडी नोज दिस कंपनी। सुना है नाम सबने? क्या करती है ये? हैं? क्या करती है? एआई करती है, एआई बनाती है। आप सब लोगों का ज्ञान अथाह है, मैं तो कल ही पढ़ के आया हूं। हेलो, पूरी दुनिया जब सीपीयू पे काम कर रही थी तो इसने जीपीयू पे काम किया, ग्राफिक प्रोसेस यूनिट। एम आई राइट योगेश? बताता रहे भाई। जब कंप्यूटर नॉर्मल कैलकुलेशन और ड्राफ्टिंग से बाहर निकला और जब ग्राफिक्स का जमाना आया, गेमिंग का जमाना आया, तो सीपीयू जो है उस पहले सीपीयू को सपोर्ट के लिए लगता था। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि
दिस इज द बेसिक नीड ऑफ द कंप्यूटर। और ये साइज बढ़ता गया। एआई जो है वो इसको बोनस में मिला है, ये नहीं एआई नहीं क्या, एआई किसी और ने खोजा, लेकिन जिसने खोजा उसके लिए एनवीडिया का जीपीयू जो है वो नेसेसरी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ही उसका एआई काम कर सकता है। खोज किसी और ने की, लेकिन बेनिफिट इसको मिल रहा है। ये अपने आप में ऐसा इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। लेग चिप्स, आप लोगों ने सुना होगा, लेग चिप्स बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया में। लेकिन शुरू में जब लेग चिप्स बनने चालू हुए थे तो बिकॉज एयर टाइट करने की फैसिलिटी नहीं थी तो उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम थी। अपनी देसी भाषा में बोले तो सील जाते थे। तब उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, कैसे बेचा जाए, तो उसी समय को ये एक और वैक्स पैकिंग के कॉन्सेप्ट में काम कर रहा था। वो वैक्स पैकिंग लेके आए। वैक्स पैकिंग वाले को फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेज की चल पड़ी। उसने उस पैकिंग के थ्रू एयर टाइट पैकेट बनाने शुरू किए और आज पूरी दुनिया लेज को जानती है। किसी ने फ्रीज बनाया, आई एम श्योर इट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट, लेकिन फ्रीज बनाने वाले ने जितने पैसे नहीं कमाए उससे ज्यादा पैसे कमाए कोको कोला और पेप्सी ने उसमें फ्रीज में बोतल रख के, कैन रख के। Am I right? फ्रिज से बड़ा ब्रांड बना, फ्रिज से ज्यादा पैसे कमाए। मेरा कहने का मतलब क्या है, कई बार कोइंसिडेंस का भी आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। फ्रिज बनाने वाले ने नहीं सोचा था कि मेरे फ्रिज बनाने से कोको कोला इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा क्या। वैक्स की पैकिंग वाले ने नहीं सोचा था कि मेरे कारण लेज इतनी बड़ी ब्रांड बन जाएगी क्या। एआई बनाने वाले ने नहीं सोचा था कि एनवीडिया का शेयर 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा क्या। और मोदी जी ने नहीं सोचा कि मेरे हिंदुस्तान की मार्केटिंग करने से बंबई में बड़ी हो रही एक छोटी कंपनी बड़ी हो जाएगी क्या। यही समय है, यही समय है राइट टाइम पे जब राइट चीजों को किया जाए, जब हम हेडविंड में चीजों को चलाते हैं तो चीजों को तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी हवा उसी दिशा में बह रही है जिस दिशा में हमें काम करना है। पिछले 3 दिनों में अलग अलग वर्टिकल ने अपने अपने पोटेंशियल के बारे में डेटा आप लोगों से शेयर किए। आप सब लोगों ने उन डेटा के बारे में सोचा होगा, समझने की कोशिश की होगी। वो डेटा ही है जो हमको 50,000 करोड़ और उससे आगे की जर्नी में लेके जाएंगे। 5 साल का जो समय है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस समय काम करने वाले हर आदमी के लिए, और स्पेशली जो अभी 35 से 45 की उम्र के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके लिए अपनी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। कैसे साबित होने वाला है? राइजिंग इंडिया। कुछ चीजें आपको थोड़ी रिपीटेटेड लगेगी, लेकिन बताना जरूरी है। ये वो सेक्टर है जिन पर सरकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस कर रही है।
कोई आदमी अगर 5 साल पहले मुंबई आया था और अगले साल मुंबई आएगा, वो पहचान नहीं पाएगा कि ऐसी मुंबई थी क्या 5 साल पहले। और ये केवल मुंबई के साथ नहीं है, हिंदुस्तान के हर शहर में, हर पोर्ट पे, हर एयरपोर्ट पे, रेलवे में, डिफेंस में, पावर में, हर जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रहा है। पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन मोबाइल है। आज से 20 साल 25 साल पहले जब हम पढ़ते थे तो दिन में फोन खाली बुरी खबर के लिए किया जाता था, 24 रुपए मिनट के लगते थे। सगाई भी हो जाती थी तो सोचते थे रात को बता देंगे, सगाई तो हो ही गई, कौन सी भाग रही है छोरी, पैसे तो 1/4 लगेंगे। वहां से हम यहां तक आ गए कि हमारे मोबाइल के जो जीपीयू है, सीपीयू तो जीपीयू होता है मोबाइल का, दोनों। अपने मोबाइल की जो ताकत है, 1980 में इंडिया में सुपर कंप्यूटर बना था, आज के हमारे मोबाइल में उससे ज्यादा ताकत है, स्टोरेज लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे, स्पीड लेवल पे। ये जो रिवॉल्यूशन है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है, जो इंडिया को विकसित भारत बनाने के लिए न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट दिन रात लगी हुई है। इस महीने हमने 2,10,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया है। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले पूरी साल का इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6-7 लाख करोड़ रुपए होता था। 23-24 में 12 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स जमा हुआ है। एक नॉर्मल नंबर से हम निकालें तो 48 लाख करोड़ का प्रॉफिट, 50 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट इंडियन कॉर्पोरेट्स को हुआ है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आएंगे, क्रिसिल का अनुमान है और भारत सरकार ने दावोस में जो प्रेजेंटेशन दिया है, दावोस में पूरी दुनिया का एक सम्मेलन होता है जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरकारें सब आती हैं और अपने अपने देश का रोड मैप वहां पे रखती है। उसमें भारत सरकार ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें उनका अनुमान है अगले 5 साल में 150 लाख करोड़ रुपए के काम इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में होने वाले हैं। रेलवे में, केवल रेलवे में पिछले बजट में फरवरी 2023 में जो बजट दिया, उसमें 2,80,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। इंपैक्ट बताने के लिए बोल रहा हूं मैं केवल, क्योंकि जब हमारी टीम ने 2 दिन में आपको नंबर बताए तो किसी ने शायद हो सकता है उसको कनेक्ट नहीं किया, वो कनेक्ट करके देता हूं मैं। रेलवे पे 1 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने 2,80,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया। फरवरी 2024 तक 100% बजट तो जनरली इंडिया में यूज होता ही नहीं है। अपन ये मान भी लें कि 2,80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए, उसमें जितने रेलवे पीएसयू थे, 7-8 रेलवे पीएसयू हैं, और जी नाम बताइए 2-4 का। ये जितने पीएसयू हैं, ये 3 से 4 गुना बड़े हो गए। Am I right? 4-4, 5-5 गुना, कोई 10 गुना हो गए। और पहले बजट के पहले मोदी जी ने कहा था
कि अगले 3 साल में केवल रेलवे पे हमारा 10 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से केवल 1 साल हुई है। वो 1 साल में प्लानिंग बनी होगी, टेंडर, हमारे सारे लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की प्रोसेस को समझते हैं, 1 साल में बालचंद जी 100% तो इन्वेस्ट हुआ ही नहीं होगा, प्रोसेस में होगा। उससे पहले सारे पीएसयू 4 गुना हो गए। हम बात कर रहे हैं 150 लाख करोड़ रुपए के काम अगले 5 साल में फ्लोर पे आने वाले हैं, और चॉइस जितने पार्ट में इन्वॉल्व है, फिजिबिलिटी, डीपीआर, टीएमसी, वो पार्ट जनरली 2 से 3% फीस होती है उसमें से। तो 150 लाख करोड़ में 3% फीस का पार्ट पकड़े तो 4 से 4.5 लाख करोड़ रुपए के काम ऐसे निकलेंगे जिसके लिए चॉइस एलिजिबल है। हमारे लिए यूनिवर्स कितना बड़ा है? 4.5 लाख करोड़ का काम तो अवेलेबल होगा तभी ले पाएंगे ना। इस हॉल में 500 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, तभी तो 250 लोगों को बिठा पाएंगे हम। तो हम बात कर रहे हैं कि 4.5 लाख करोड़ के यूनिवर्स में से चॉइस को केवल 10,000 करोड़ का काम लाना है। कल तक आपको 10,000 करोड़ के नंबर बड़े लग रहे थे, अब छोटे लग रहे हैं। भालचंद जी, आपको कैसा लग रहा है? छोटे लग रहे हैं कि बड़े लग रहे हैं? अचीवेबल है? नहीं, अचीवेबल होने का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि हम सब यहां पे जितने लोग बैठे वो सारे के सारे एंटरप्रेन्योर बैठे हैं। चॉइस एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप पे काम ही नहीं करती है। हम तो एंटरप्रेन्योर बनाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ एम्प्लॉय बनाने का, उसको यहाँ पे मंथली टारगेट देने का, वो सब काम है ही नहीं। हम तो एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, और एंटरप्रेन्योर बनने के बाद उसको खाली रास्ता दिखाते हैं, बाकी सारा काम उसको खुद करना है। तो जितनी भी इंफ्रा कंसल्टिंग की टीम यहाँ पे बैठी है, वो ये देख ले कि अगले 5 साल में उनके लिए यूनिवर्स जो है वो 4.5 लाख करोड़ का है, और उसमें से केवल 10,000 करोड़ का काम हमको लेके आना है। और हमको उसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आज से ही हम आईटी टीम को तैयार करना शुरू कर दें। आईटी टीम, उसके लिए जो मैन पावर लगेगा, उसके लिए आप मैन पावर को तैयार करना शुरू कर दें। हम जितनी रिवर्स वर्किंग करेंगे उतनी आसानी से हम सारे टारगेट्स को अचीव करेंगे। अब ये 150 लाख करोड़ के काम निकलेंगे तो क्या इसका फायदा खाली इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन को होगा? ये 150 लाख करोड़ रुपए की इंश्योरेंस भी होगी। ये 150 लाख करोड़ का काम करने के लिए नए प्लेयर भी आएंगे। पुराने जो प्लेयर है, जो 250 करोड़ पे काम कर रहा है, उसकी साइज 500 करोड़ होगी। 500 करोड़ पे जो काम कर रहा है उसकी 1000 करोड़ होगी। 1000 करोड़ पे जो काम कर रहा है उसकी 2000 करोड़ होगी। वो सब कल फंड रेजिंग के लिए भी आएंगे, क्योंकि काम एग्जीक्यूट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। कॉर्पोरेट डेट की जो टीम काम कर रही है उनको काम मिलेगा, क्योंकि इन सबको पैसा चाहिएगा। जो डेट नहीं ले सकते, जो कैपिटल के लिए एलिजिबल है,
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम को आईपीओ के क्लाइंट्स मिलेंगे, जो ऑलरेडी लिस्टेड है उनके क्यूआईबी के काम मिलेंगे, राइट इशू के काम मिलेगा, नए तरीके की फंड रेजिंग के काम मिलेंगे। कंपनियों के पास पैसा ज्यादा आएगा, उसको वेल्थ मैनेज करने के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी। चॉइस ने अभी अपना जो डिजाइन बनाया है वो 100% क्रॉस सेलिंग में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बनाया है। इसका फायदा सबको मिलने वाला है। अपन एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रहते। कल को भगवान न करे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ तो क्या अपन 50,000 करोड़ का टारगेट नहीं अचीव करेंगे? करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? इतना बड़ा चंक लग जाएगा। 10,000 करोड़ की बुकिंग की कम हो गई, इंश्योरेंस की कम हो गई। अपन दूसरा सेक्टर और देखें, मैन्युफैक्चरिंग। विकसित भारत के लिए जरूरी है मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तैयार करना। आज से 3 साल पहले हम मोबाइल में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर थे। आज हम मोबाइल में दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और अगेन जो रिपोर्ट भारत सरकार ने दावोस में प्रेजेंट की है उसमें भारत सरकार का अनुमान है अगले 5 साल में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले 10,000 नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में आने वाले हैं। रिपीट करके बताओ, कितना अमाउंट होता है? मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये मान बोल रहे हैं और शंमुखाणी जी ने बोल दिया तो मान लेते हैं 2 लाख करोड़ रुपए। अगले 5 साल में 1,000 करोड़ रुपए से 1,000 तो सर बेस प्राइस है, 1,000 करोड़ के ऊपर वाले लोएस्ट साइड है वो 1,000 करोड़ है। 10,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगने वाली है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। क्या क्या लगेगा उनको? फंडिंग लगेगी, कैपिटल लगेगी, इंश्योरेंस लगेगी, टैक्सेशन की रिक्वायरमेंट होगी, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट होगी। अपन तो ये सोच रहे हैं कि इन्फ्रा लाइनिंग तो ये सही और दोनों साथ आए तो क्या 1 लाख करोड़ इसका? अपन ने नंबर की बात ही बंद कर दी, क्योंकि अभी तो 3 स्लाइड और बाकी है। अपन आप किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं, प्रॉब्लम अंदर है। भगवान राम का विवाह होता है, सीता स्वयंवर का सीन आप सबको पता होगा, मैंने भी ये कहानी पहले कई बार सुनाई है। राजा जनक उस समय के बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने ये प्रण किया था कि उनके पास एक शिव जी का धनुष रखा हुआ था, इस धनुष पर जो प्रियतमचा चढ़ाएगा उसके साथ में सीता का विवाह करूंगा। राजा जनक उस समय के बहुत बड़े राजा थे।
सारी दुनिया के राजा महाराजा उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। ऐसी बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, बीच में वो धनुष रखा हुआ था, राजा जनक बैठे, सीता जी बैठी, राम और लक्ष्मण 14-15 साल के लड़के थे खाली, और विश्वामित्र जी उनको सीता स्वयंवर दिखाने ले गए थे कि चलो बाजू के जनक जी का इनविटेशन आया हुआ है। जैसे कल पुगलिया जी आए हुए थे तो अपनी कॉन्फ्रेंस देखने आ गए, वो दिखाने के लिए ले आए। अब वहां वो अनाउंसमेंट हुआ पहले कि भाई जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। धनुष किसी से इंच भर भी नहीं हिला, एक 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 करके राजा महाराजा आते गए। और ऐसा भी नहीं है कि वो राजा महाराजा अपनी कदकाठी में, अपने बलबूते में राजेंद्र जी उपाध्याय की तरह कमजोर लग रहे थे। दिमाग मजबूत है लेकिन वो दिखने में भी मजबूत थे। अब एक से नहीं हिला, दूसरे से नहीं हिला, तीसरे से नहीं हिला, तो बाकी लोगों ने मन में मान लिया कि ये नहीं हिलने वाला। किसी ने कहा भी था ना आज कि हार तब नहीं होती जब मान लिया जाता है। क्या क्या था? अजय जी ने बोली थी शायद, खुद की होगी तो याद होगी, टीप के बोली होगी तो नहीं याद होगी। ठान ली जाए, बहुत सही है। रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ राम, जब जनक जी निराश हो गए, लंबी कहानी है उसको बाहर करते हैं अपन। रामचंद्र जी उठे। मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप रामचंद्र जी की जगह होते तो विश्वामित्र जी को क्या जवाब देते? जोशी, यू अंडरस्टैंड हिंदी? यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी? इफ यू वर इन द पोजिशन ऑफ राम, what you said to Vishwamitra? To cut long story in short, एक्चुअली क्या होता है, देखने का नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या अवेलेबल है और उसमें से हमको क्या लाना है। जनरली बहुत सारे लोग यहाँ पर दूसरे कॉर्पोरेट में भी काम करके आए होंगे, वहां भी उन्होंने एनुअल मीट्स अटेंड करी होगी, और आई एम श्योर कि वहां पर जो टारगेट्स पे डिस्कशन होता होगा, मैं तो जिस दिन से आया वो सुनील भैया के पास आया और तब से अपन तो उसके बाहर की दुनिया देखी नहीं। लोग आते गए, दुनिया बड़ी होती गई, वो अलग बात है, ईश्वर की कृपा से जाने का काम नहीं पड़ा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विजेंद्र जी एयू बैंक में रहे होंगे, वहां टारगेट ऐसे ही होते होंगे, इस साल 20% की ग्रोथ करी है, अगली साल 30% की ग्रोथ करनी है, 25% करी है तो 28% करनी है। आई एम श्योर ऐसा ही होता होगा। और वो 20 से 30 करने के लिए भी मैंने लास्ट ईयर अपनी एनुअल मीट के बाद विजेंद्र जी को पूछा कैसा लगा, तो उन्होंने बोला कि सर 10 साल में पहली एनुअल मीट अटेंड करी है जिसमें लिटरली गालियां नहीं थी। बाकी हमारे यहां तो एनुअल मीट के अंदर केवल गालियां ही होती थी। उन्होंने अचीव कर लिया, उससे और ज्यादा अचीव क्यों नहीं किया, और नहीं किया उसको तो बेचारे को मिलनी थी। तो हम किस तरीके से चीजों को देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमने इस साल अगर 150 करोड़ का प्रॉफिट किया है तो 25% ग्रोथ से अगले साल हमारा 190 करोड़ रुपए होना चाहिए। इसके लिए न तो एनुअल मीट करने की जरूरत है, इसके लिए ना कमल पोदार की जरूरत है, इसके लिए ना अरुण पोदार को 24 घंटे लगे रहने की जरूरत है। ये ग्रोथ ऑटोमेटिकली चॉइस में आ जाएगी। वो मैकेनिज्म चॉइस ने ऑलरेडी बना लिया है। हम तो इतनी माथाफोड़ी केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमको दुनिया में आउट परफॉर्म करना है और कंटिन्यू करना है, क्योंकि अब हमने टारगेट जो लिया है वो है चॉइस बिकम ए नेशनल असेट, और वो ऐसे 20% 30% ग्रोथ से नहीं बनने वाली है। और यही समय है, सही समय है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है।
फिर भी नहीं कर पाए तो केवल और केवल हमारी कमजोरी रही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पोटेंशियल को हम सबने देखा और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग, ये भी कोई कारण से मान लो कि नहीं होता, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मोदी जी भी मेरी तरह बड़ी बड़ी बात करी आए दावोस में, नहीं आए कोई तो फिर क्या करेंगे? कम कर देंगे टारगेट, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगली स्लाइड पे चलेंगे। अभी एक एक स्लाइड 50-50 हजार करोड़ की है। सही है, 50,000 करोड़ के मार्केट कैप का मतलब है 2,000 करोड़ का प्रॉफिट। 25 का पी मल्टीपल हमको मिलना चाहिए, सारे शेयर बाजार वाले बैठे। वी आर इन द कंसल्टिंग इंडस्ट्री, 100% कंसल्टिंग या फी बेस इनकम है। 25 का पी मल्टीपल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? शेयर बाजार वाले हाँ ना तो बोलो, हक गए तो बंद कर दें, क्योंकि अपना टारगेट तो पहली स्लाइड में हो ही गया, बाकी अगली मीटिंग में कर लेंगे। नहीं थके, नहीं थके, ताली बजा के बताओ, खाली बताओ, एप्रिसिएशन वाली नहीं बजाएंगे, खाली जागते रह रहे हो ये बताइए, नहीं तो चाय वाय मंगा लेते हैं बीच में। तीसरी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं आया, अगर मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं आया, लेकिन अपने को तो 50,000 करोड़ करना ही है, तो क्या करेंगे? यूपीआई, डबल ए फ्रेमवर्क, ई साइन, आधार, डिजी लॉकर, बैंक अकाउंट, मोबाइल यूजर्स। कितने लोग आज हिंदुस्तान में यूपीआई यूज करते हैं? 40 करोड़ लोग यूपीआई यूज करते हैं। कितने लोगों ने डिजी लॉकर डाउनलोड कर लिया है? 20 करोड़। बाकी भी सारी चीजें हैं, अपन कर लेंगे। जनधन अकाउंट 70 करोड़ है, यूपीआई होल्डर 40 करोड़ है, डिजी लॉकर 20 करोड़ है। डीमेट अकाउंट कितने हैं? म्यूचुअल फंड में कितने अकाउंट होल्डर हैं, यूनिट होल्डर हैं? 4 करोड़। कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है? क्या है इंश्योरेंस का परसेंटेज? 4 करोड़, 6 करोड़। ये 40 करोड़, 20 करोड़, आधार 90 करोड़ है, मोटा मोटी सब पेन से लिंक होने वाले हैं। 90 करोड़ पेन है। कितने पेन है? 65 करोड़ पेन नंबर है। टैक्स पेयर कितने हैं? 11 करोड़। इंडिविजुअल टैक्स पेयर 11 करोड़। कौन बोलता है हिंदुस्तान में पोटेंशियल नहीं? 40 करोड़ लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। उन्हीं में से 20 करोड़ लोगों ने डिजी लॉकर भी स्टैब्लिश कर लिया है। 65 करोड़ लोगों ने पैन नंबर लिया हुआ है। 90 करोड़ लोगों के पास आधार है। एक बार अपन इन सबको एक बार सिंक कर देते हैं, तो जो लोएस्ट नंबर है वो ले लेते हैं, 20 करोड़। उसमें से खाली 4 करोड़ लोगों के पास इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है। 9 करोड़ लोगों के पास खाली डीमेट है। तो अभी जब क्लब करेंगे तो डुप्लीकेट तो निकाल देते हैं।
11 करोड़ आदमी डीमेट के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। 16 करोड़ लोग एसआईपी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। 14 करोड़ लोग इंश्योरेंस के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। ये तो वो नंबर है जो रेडी है, ये तैयार है, ये खाली इंतजार कर रहे हैं कब 24 का बंदा आएगा और कब मैं अकाउंट खुलवाऊंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ये नंबर मैं नहीं लेके आया हूं कहीं से भी, मैंने नहीं बनाया नंबर। सारे नंबर भारत सरकार के हैं, भारत सरकार के पोर्टल से लिए हैं, ऑथेंटिक डेटा है। अगर किसी को भी लगे अगर मेरे पूरे प्रेजेंटेशन में एक डिजिट का भी हेरफेर हो तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ये नंबर रेडीली अवेलेबल है जो चॉइस का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये नंबरों पे हम पहुंचते हैं तो वी विल बी नंबर इन द ब्रोकिंग, वी विल बी नंबर इन द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, वी विल बी नंबर इन द इंश्योरेंस ब्रोकिंग। ये सारे काम करेंगे तो फिर इनको लोन वोन भी दिलवाई देंगे। वी विल बी नंबर 1 एनबीएफसी, सारे में नंबर 1 होंगे तो 50,000 करोड़ में कोई डाउट है? चलो फिर भी मान ले थोड़ा डाउट है, सारे नहीं आए। कुछ प्रयास अपन ने किए, प्रयास तो मोदी जी का किया हुआ है, इसमें तो अपना कोई रोल है नहीं, इसमें अपना कोई रोल नहीं है। अब अपन कहां रोल प्ले कर सकते हैं? $140 करोड़ माइनस 20 करोड़, 120 करोड़ का पोटेंशियल और है। वो 20 करोड़ जो है वो रेडी खिचड़ी या हलवा है जो खाना है खाली। अभी जो हमने नंबर डिस्कस किए वो बना बनाया हलवा है, खाली खाना है। ये 120 करोड़ लोग इंग्रेडिएंट्स हैं, थोड़ा सा पकाना है। पुनीत कहां है? आप इधर आ लो। सबसे ज्यादा काम की स्लाइड आपकी। 25 लाख का आंकड़ा बोलते हुए पुनीत की जीभ 2 बार अटकी। है? अब अगली बार जब आप पुनीत से मिलोगे तो ये 2.5 करोड़ 5 करोड़ की बात बिना अटके करेगा। ये 120 करोड़ लोग, इसमें से भी कुछ लोग आधे पके हुए, जिन्होंने आधार ले लिया है, जिन्होंने पैन ले लिया है, जिन्होंने यूपीआई चालू कर दिया है, जिन्होंने क्या था एक और डिजी लॉकर जो कर लिया है, वो थोड़े पके हुए हैं, वो तैयार है। मतलब वो एकदम जीरो वाले नहीं है, पूरा एकदम वो गेहूं लाके उनको छानने वाला काम नहीं है, वो उबले हुए हैं, उनमें खाली मसाला मिलाना है। मोदी जी का ड्रीम टारगेट है हिंदुस्तान के हर आदमी का बैंक अकाउंट हो। और इट्स नॉट मोदी जी, इट्स भारत सरकार। क्योंकि क्या होता है, जब देश एक रास्ते पे चल पड़ता है तो उसके बाद में भले ही चाहे सरकारें बदलती रहे, देश उस पाथ को नहीं छोड़ता है। 1999 के आसपास जब वाजपेयी गवर्नमेंट ने देश में सड़कें बनानी चालू करी थी, तो उसके बाद में चाहे कांग्रेस की सरकार आई, उसने भी उस टेम्पो को कंटिन्यू रखा और ज्यादातर भारत में सड़कें बनी। इट्स नॉट द मोदी विजन, ये भारत सरकार का विजन है। हम तो भारत सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। उनका ये विजन है कि हिंदुस्तान के हर आदमी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, हर आदमी का डीमेट अकाउंट होना चाहिए, हर आदमी की इंश्योरेंस होनी चाहिए और हर आदमी
चिटफंड कंपनियों के दायरे से बाहर निकलकर म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत की पहली कंडीशन है कि देश का हर आदमी सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, पर कैपिटा इनकम उसकी अच्छी हो और देश के सारे संसाधनों के साथ वो कनेक्ट हो। तो हम अगर विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे तो ये जो 120 करोड़ लोग अभी बाकी हैं, कुछ आधे पके हुए, कुछ बिना पके हुए, ये 5 साल में 120 करोड़ आदमी सिस्टम में आने वाले हैं। उसमें से 18 साल से नीचे के 30 करोड़ लोगों को छोड़ देते हैं। तो इस साल जो वोट डाल रहे हैं 92 करोड़ लोग, उन 92 करोड़ लोगों से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो पाई बस्ती है, जो हमारे पास जो यूनिवर्स बसता है, वो 70 करोड़ लोगों का और बसता है। लाल किले से मोदी जी ने घोषणा की लखपति दीदी। टारगेट क्लियर है कि लेडीज को 1 लाख रुपए साल का कमाने के लिए ट्रेंड करना है। पंद्रह अगस्त 2023 को मोदी जी ने ये घोषणा करी। 17 अगस्त 2023 को हर्ष सरावगी जी ने उसका प्रेजेंटेशन तैयार किया और 18 अगस्त 2017 को हम महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी के सामने उस प्रेजेंटेशन को लेकर बैठे थे। प्रॉब्लम ये थी कि हमारी टीम महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा फास्ट थी। उन्होंने कहा सर हमने भी लाल किले से ही सुना है टीवी पे ही, अभी तक हमारे पास इसका बजट आया नहीं है, गाइडलाइन नहीं है। हमने कहा ठीक है, अभी आपके पास गाइडलाइन है तो बता देना। और अभी वो टारगेट भारत सरकार ने बढ़ा के 7 करोड़ महिलाओं का कर दिया, 2 करोड़ की बजाय 7 करोड़ महिलाओं का। एक बार आप इसको चॉइस से अलग कर दीजिए। अब ये 7 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए कमाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो ट्रेनिंग देने के असाइनमेंट निकालेंगे। वो असाइनमेंट कोई लेगा, कोई भी फर्म, EY लेती है, KPMG लेता है, डेलोइट लेती है, कोई फर्म तो लेगी। सरकार उसके लिए पर महिला को ट्रेन करने का कुछ पैसा देगी। जो भी फर्म उस असाइनमेंट को लेगी वो कुछ पैसे उसमें कमाएगी। एक बार अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 7 करोड़ का टारगेट है भारत सरकार का, 10 लाख महिलाओं को ट्रेंड करने का एक असाइनमेंट निकलता है। कोई एक्स कंपनी उसको लेती है, वो 1 रुपया कमाए, चाहे 1 रुपया जरूर कमाएगी। अब वो असाइनमेंट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल ऑफ यू, बाय द एफर्ट्स ऑफ ऑल ऑफ यू, चॉइस को मिल जाता है। पुनीत जी को टेंडर भरा और 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का असाइनमेंट मिल गया। अब इन्होंने ट्रेनिंग चालू की, इनके वर्टिकल ने कैलकुलेशन की कि मेरे को हाइपोथेटिकल नंबर पे बात करते हैं, 100 रुपए एक महिला को ट्रेन करने के लिए मिल रहे हैं। 10 महिलाओं को ट्रेन करना है, 10 करोड़ का मेरा बजट है, मुझे ये सारा काम 8 करोड़ रुपए में कंप्लीट करना है ताकि मेरे वर्टिकल को भी 2 करोड़ का प्रॉफिट हो। अब मैं महिलाओं को ट्रेंड कैसे करूं कि 1 लाख रुपए कमाए कैसे? जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास। तो हम उन महिलाओं को सिखाएंगे बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है, हम उनको सिखाएंगे डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है, हम उनको सिखाएंगे SIP कैसे चालू करते हैं, हम उनको सिखाएंगे इंश्योरेंस कैसे लेते हैं, हम उनको सिखाएंगे कि लोन की एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस किया जाता है,
हम उनको सिखाएंगे कि घर पे सोलार कैसे लगाया जाता है। कैसे सिखाएंगे? उनको करना पड़ेगा, उनको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सिखाने में 10 लाख खुल गए। अभी तो खाली सिखा ही रहे हैं। क्या टारगेट था आपका? फालतू आ गया। 25 का दिए थे अभी तो आपने, वहां से यहां पे 1 करोड़ हो गया। 10 लाख अकाउंट तो खाली ट्रेनिंग में खुल गए। ट्रेनिंग का मॉड्यूल हमारे पास रेडी है, वो आपको पुनीत जी ने दिखाया है। अर्थ निर्मिति सारी चीजें तैयार है। कनेक्ट का पोर्टल तैयार है, वो 10 लाख लोगों को एनरोल करने के लिए। कहाँ है आतिश? पोर्टल रेडी है उनको कनेक्ट करने के लिए। उनको ये बताया जाएगा कि पहले ये सारे काम करो, अब सारे के सारे इस पोर्टल पे कनेक्ट हो जाओ। अब एक एक दीदी बोलना है वहां पे, मोदी जी ने बोला है, एक एक दीदी 10-10 अकाउंट लेके आओ। आप बैंक अकाउंट लाओगे, हम 300 रुपए बैंक अकाउंट के देंगे। आप SIP चालू कराओगे, हम 400 रुपए SIP के देंगे। आप इंश्योरेंस कराओगे, 500 रुपए इंश्योरेंस के देंगे। आपको 1 लाख रुपए साल का मतलब 10,000 रुपए महीना कैसे कमाना है? 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए अजय जी, सुमित, निकुंज, कौन रह गया, विजेंद्र जी, सारे ये सारे प्लान बना के देंगे। बैंक अभी अपन है नहीं तो बैंक वाले से बात कर लेंगे। अगर वो 10 लाख लेडीज, सक्सेस रेट मैं बोलता हूं कि 60% है, 6 लाख लेडीज उनमें से 10-10 अकाउंट लेके आती है, कितने अकाउंट खुलते हैं? कितने खुलते हैं? जीरोधा के पास टोटल कितने हैं? इतने ही है। ये तो ट्रायल में ही हो गया। और ऐसा थोड़ी है कि एक ही असाइनमेंट लाएंगे भी। 10 लाख लाए, घर बैठ गए। अरे नंबर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कहीं खो गए या सोच रहे हो कि 3:30 बज गए, शेयर कहां से खरीदे? क्या सोच रहे हो? कहां हो आप लोग? हैं? विमल जी सर पकड़ के बैठे हैं, शनिवार को बता रहे हैं भाई साहब मंगलवार को दे देते ही है, तो बुधवार पूरा दिन मिलता मेरे को। ईमानदारी से विमल जी यही सोच रहे हो ना? तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, वी आर द मोस्ट इक्विप्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया। क्योंकि ये मॉड्यूल with the experience of 15 years with the Bharat Sarkar and different state governments with technology support किसी के पास नहीं है। जब हमने सिंगल एंट्री से डबल एंट्री का काम चालू किया था, हिंदुस्तान में भारत सरकार के बहुत सारे यूनिट्स के अकाउंट सिंगल एंट्री में होते थे, उनको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना था। मुझे बताते हुए गर्व होता है कि हिंदुस्तान के टोटल अकाउंट कन्वर्जन का 1/3 से ज्यादा आप लोगों की टीम ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके लिए मोदी जी बोलते हैं 25 करोड़ लोगों को घर दिए, उसमें से 1/4 से ज्यादा घरों का क्या मॉनिटरिंग का काम है, वो चॉइस की टीम ने किया है। I am not pretending any ambitious data with you, क्योंकि अगर मैं खाली ख्याली पुलाव आप लोगों के सामने रखूंगा तो उसका पहला नुकसान मुझे होने वाला है, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला उसका। लेकिन वाइस वर्सा, अगर मैं आप लोगों को रियल पिक्चर नहीं दिखाऊंगा तो उसका नुकसान ही चॉइस को होने वाला है, वो अपन होने नहीं देना चाहते।
अगले 5 साल में ये सारे लोग सिस्टम से जुड़ने वाले हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। हम चाहें तो अगले 5 साल में 5 करोड़ लोग चॉइस के साथ जोड़ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल में। मुझे पता है आपका एक सवाल आएगा कि सर ये लोग जुड़ तो जाएंगे लेकिन यह क्या ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग कैसे करेंगे, इनको ट्रेडिंग आती ही नहीं है, या खाली अकाउंट खोल देने से चॉइस का क्या भला होगा। 5 करोड़ लोग जब इंडिया के अपने सिस्टम में जुड़ेंगे तो वो 5 करोड़ लोगों के सारे डेटा हमारे पास होंगे। कितने लोगों के पास 2 व्हीलर है, कितने लोगों के पास 4 व्हीलर है, किसके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कितने लोगों के पास पक्का घर है, कितने लोग फॉरेन टूर कर रहे हैं, कितने लोग कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये डेटा अपने आप में क्रॉस सेलिंग का इतना बड़ा बाजार है जो आज के दिन काम करने वाली किसी भी कंपनी के पास नहीं है। आज पेटीएम का वैल्यूएशन किसके लिए? प्रॉफिट कमा रही है वो। दिया कभी प्रॉफिट का नंबर? हम तो 50,000 करोड़ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, 50,000 करोड़ के लिए प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ये नंबर अकेले 50, अगर 5 करोड़ लोग आप जोड़ते हो जिसमें क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट 0 आती है, कितना बड़ा फायदा है। आज चॉइस अगर एक क्लाइंट को ऐड करता है क्या कॉस्ट आती है? एवरेज आउट करें 500 रुपए आती है। ये 5 करोड़ लोगों को ऐड करने का पैसा भारत सरकार दे रही है। खाली वो 500 रुपए बचाए अपन ने तो 500 इंटू 5 करोड़ रुपए का तो डायरेक्ट प्रॉफिट है। जीरोदा, एंजल, आई एम सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, ये लोग जितनी बातें करते हैं कि हम 4 टायर सिटीज 5 टायर सिटीज में जा रहे हैं, कोई नहीं जा सकता। मेट्रो 2 टायर सिटी के बाहर कोई नहीं जा सकता, कॉस्ट ही नहीं बैठती। कोरियर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में 40 साल पुरानी है, आज भी सारे पिन कोड पे नहीं पहुंच पाई है। एक लेवल के बाद में लोकल सपोर्ट लेना पड़ता है या पोस्ट ऑफिस का सपोर्ट लेना पड़ता है। एकमात्र रीजन है कॉस्टिंग। बॉम्बे में अकाउंट खोलने की कॉस्ट 500 रुपए आती है, आप नासिक चले जाओ, बॉम्बे की कंपनी अगर नासिक अकाउंट खोलती है तो कॉस्टिंग 800 से 900 रुपए आती है। आप अगर शनि सिंगणापुर पहुंच जाओ तो 2000 रुपए आती है। वो 2000 रुपए पूरी साल में इनकम नहीं देगा आपको, लेकिन ये भारत सरकार के सहयोग से पॉसिबल है। और भारत सरकार के साथ ये काम करने के लिए हमारे पास 15 साल का अनुभव है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग करते हैं, कैसे काम को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे उन चीजों का बेनिफिट लेते हैं, ये सारा अनुभव हमारी टीम के पास है। तो ये मान लिया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम नहीं हुआ, तो ये अकेला फील्ड एक ऐसा है जो हमको 50,000 करोड़ के मार्केट कैप की जर्नी करवा देगा। Am I right? अब मान लो ये काम भी नहीं मिला, सारे मिल गए तब कितने होंगे? पहले नक्की कर लो तो पानी भी कम करता। राजीव नहीं, गर्म पानी। हाँ, नक्की हो गया 1.5 लाख या 2 लाख। सब नक्की हो गया, लेकिन अपन तो डिपेंड रहते ही नहीं किसी पे। ये चॉइस की थ्योरी है। हमारे यहाँ एक बहुत सीनियर पोजीशन पे कोई काम करते थे, एक दिन अचानक बोले कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना है। मैंने कहा छोड़ दे भाई।
बोले मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल जाना चाहिए, मेरी शुभकामना तेरे साथ है। तो बोले तू पूछेगा नहीं कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ? मैंने कहा वो जहमत मैं क्यों उठाऊं, मुझे अपने आप पे भरोसा है, हमारे काम करने के तरीके पे भरोसा है, क्योंकि हम एक चीज पे डिपेंड होते ही नहीं कभी। तीनों चीजों में से कुछ ऐसा लगा जो आपको कि ये नहीं होने जैसा है, यार ये फालतू बात है, ईमानदारी से बताना लगा ऐसा कुछ, सब रियलिस्टिक है। लोकेश मंडे को अपर सर्किट लगने वाला, भाई ध्यान रखना। अब आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉरेन प्लेयर्स इन इंडिया। अभी ऐसा तो है नहीं कि वो नंबर खाली मेरे पास है, जो जो नंबर मैंने दिखाए हैं ऐसा तो है नहीं कि वो नंबर खाली मेरे पास है। भारत सरकार ने दावोस में प्रेजेंट किए, दावोस में पूरी दुनिया आती है, पूरी दुनिया ने वो नंबर देखे। पैसा किसको नहीं कमाना है? यहां है कोई जिसको पैसा नहीं कमाना? हाथ ऊपर करे। कोई नहीं। पहला मोटिव है, गलत बात भी नहीं। तो ये प्रेजेंटेशन तो अमेरिका ने भी देखा होगा, ये प्रेजेंटेशन यूरोप ने भी देखा होगा, ये प्रेजेंटेशन जापान ने भी देखा होगा। ऐसी ही अगर मान लो आज एप्पल की एनुअल जनरल मीटिंग चल रही होगी, गूगल की चल रही होगी, फेसबुक की चल रही होगी, वो भी तो प्लान कर रहे होंगे इंडिया से पैसा बनाना है, कर रहे होंगे ना। अगर वो इंडिया आते हैं तो उनको सबसे पहले क्या चाहिए? लोकल पार्टनर, क्योंकि इंडिया का डीएनए बहुत अजीब है। यहां अगर बिना लोकल पार्टनर के कोई आया, उसको कैसे न कैसे मारवाड़ी भाषा में अटंगी डाल के गिरा लेते हैं। आगे तो होगा अमेरिका में बड़ा, यहां तो तू आजा। एप्पल आया, किसके साथ किया उसने टाई अप? टाटा के साथ। बोइंग आया, किसके साथ किया? टाटा के साथ। वॉलमार्ट आया, किसके साथ किया? फ्लिपकार्ट। वीरेंद्र जी भी इंडिया में सबसे बड़ी एनबीएफसी क्या साइज की होगी? और अदर देन है 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 100 बिलियन भी नहीं हुआ ना? तो बिलियन विलियन कमाता है थोड़ा। ये तो 3-4 चीजों में जैन जी के लिए तैयार करके आया था, अपन तो करोड़ और लाख में बात करते हैं। बड़ी से बड़ी एनबीएफसी 5 लाख करोड़ की, और बाकी सारे काम करने वाली 3 लाख करोड़ की, 50 बिलियन भी नहीं है। कल अगर बड़ा प्लेयर इंडिया आता है, कल को गूगल इंडिया आता है कि साहब मैं एनबीएफसी का लाइसेंस लेता हूं, मैं पैसे बांटूंगा, करूंगा क्या मैं इतने पैसे का? रोज पैसे आ रहे, एप्पल के पास रोज पैसे आ रहे, अभी वो आईटी इतने फोन बना रहा है, बना के बेच रहा है, हाईएस्ट एक्सपोर्टर है आज के दिन। एप्पल इज द हाईएस्ट एक्सपोर्टर। फोन बन के बाहर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, पैसा इंडिया आ रहा है। वो कल बोल दे यार अपने पास इतना पैसा पड़ा है, इसको मंगाने की क्या जरूरत है, इसको इंडिया में एनबीएफसी में लगा दे। इंडिया की कोई भी एग्जिस्टिंग एनबीएफसी मैच कर पाएगी? क्या हुआ, क्या दिक्कत है? तो इंडिया में
अगर ये प्लेयर आते हैं और हम जो पहले हमने 2-3 चीजें की है, वो सारी चीजों के साथ हम वेल इक्विप्ड होते हैं, तो हमारी एनबीएफसी के लिए, हमारी अगेन इंश्योरेंस के लिए, अगेन वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, कंसल्टिंग डिवीजन के लिए, सब के लिए अथाह काम लेके आएंगे। क्योंकि जब ये पैसे का फ्लो इंडिया आएगा, आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में बैठे हैं। जब ये यहां से 4 ट्रिलियन में म्यूचुअल फंडों के पास सरप्लस पैसा पड़ा है, बैंकों के पास सरप्लस पैसा पड़ा है, प्रमोटर्स वेल्थ मैनेजमेंट के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, फैमिली ऑफिसेज एआईएफ हो गए हैं, एआईएफ एएमसी हो गए हैं, एएमसी एटीएफ हो गए, ईटीएफ हो गए। ये तो अभी टचबेस ही नहीं छुआ है हिंदुस्तान ने, ये तो हमने खाली शुरुआत की है। जब ये पैसे का फ्लो इंडिया आएगा, आप इमेजिन करो कि इकोनॉमी की पोजीशन, चीजों की पोजीशन किस लेवल तक होगी और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी किस तरीके से होगी। हम यहां जो 6,000 करोड़ से 50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो कोई रात को नींद में देखा हुआ सपना नहीं है। वो अकेले मेरे ऐसे अचानक रात को ध्यान में आ गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे थॉट प्रोसेस के साथ एक एक चीज की बारीकी को समझते हुए, सारी चीजों के प्लस माइनस को कैलकुलेट करते हुए, हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को दिमाग में रखते हुए आने वाले भविष्य के टारगेट हमने सेट किए हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ यू, और जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, उन सब की सहायता से लॉजिकली, लेजिटिमेटली हम हमारे टारगेट्स को अचीव करेंगे। केवल मार्केट कैप नहीं, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, एबिटा, ऑर्डर बुक, जिस भी नजरिए से हमको कोई देखना चाहे, हर उस नजरिए में हम उस मार्केट कैप पे फिट बैठे हुए दिखाई देंगे, जिस भी मार्केट पे हमारा शेयर उस दिन ट्रेड कर रहा होगा। की चैप्टर हुआ है, किसी की फ्लाइट तो नहीं है ना आज की, है तो कैंसिल करवा दो। जैसे ही सवाल किया जाए कि ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इनोवेशन की या कोई भी बात की जाए, तो मैं केवल चॉइस में बल्कि पूरी दुनिया में आज के दिन इसी स्लाइड पे बात होती है। एआई, गेमिफिकेशन, बिल्ट इन एल्गो एडवाइजरी, ऑप्शन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इजी फंडामेंटल, फिनटेक, एआई टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी जरूरत है। मैं बिल्कुल इस चीज से डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रोथ के लिए समय के साथ चलना नहीं, समय से आगे चलना जरूरी है। लेकिन उसके बाद भी मेरा ये सोचना है कि ये सब अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इन चीजों से हिंदुस्तान में बिजनेस बिल्ड किया जाए, तो ये फॉरेन प्लेयर, चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, हिंदुस्तान के किसी भी बिजनेस हाउस को काम ही नहीं करने देते। हम ना उनको टेक्नोलॉजी में मैच कर सकते हैं, ना हम उनको रिसर्च में मैच कर सकते हैं, ना हम उनको इम्प्लीमेंटेशन में मैच कर सकते हैं। लेकिन क्या कारण है उसके बाद भी
कि गूगल को अगर इंडिया आना है तो उसको जियो की जरूरत पड़ती है। क्या कारण है कि फेसबुक को इंडिया आना है तो उसको जियो की जरूरत पड़ती है, वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट की जरूरत पड़ती है, एप्पल को टाटा की जरूरत पड़ती है, बोइंग को टाटा की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इंडिया को इंडिया के तरीके से देखना और समझना होगा। हर चीज का अपना एक डीएनए होता है, इंडिया का अपना एक डीएनए। अरुण जी ने ब्रांच मॉडल की बात की और आप सबने देखा होगा कि मैंने 5 मिनट में हाँ किया था। एंड बिलीव मी, मैं यहां पर अपनी पोजीशन पे खड़ा होकर स्पीच दे रहा हूं। मैंने इसलिए हाँ नहीं की थी कि वो अरुण जी ने पूछा है। जब हम चॉइस में काम करते हैं तो हम हर चीज को केवल और केवल चॉइस के नजरिए से देखते हैं। अगर हमें एक दूसरे के साथ रिलेशन निभाना है तो उसके लिए घर है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो प्रेजेंटेशन अरुण जी ने दी थी इसलिए मैंने 45 करोड़ की हाँ की। अगर वो प्रेजेंटेशन कोई भी टीम मेंबर देता और उसके पीछे उसका प्रॉपर थॉट प्रोसेस है तो उसको भी उतनी ही जल्दी हाँ है और उसका कन्विक्शन है। वो 45 करोड़ की बात नहीं है, उसका कन्विक्शन है। और कन्विक्शन क्यों है, कैसे है, वो इस स्लाइड में है। ये कौन आ गया? कौन है ये? कौन है ये? एनीबडी गैस? मैं नहीं हूं। हैं? अली बाबा? नहीं नहीं, वो जैकमा थोड़ी है, अलग दिखता है। इसका नाम है सुजी नाकामुरा। दो 2014 का नोबेल प्राइज मिला था इसको। इसने खोज की थी ब्लू एलईडी की। इसने खोज की, उसके बाद ही हम मल्टी कलर एलईडी देखने लगे। कोई भी एलईडी में या कोई भी कलर में 3 बेस कलर होते हैं। आरजीबी थ्योरी बोलते हैं उसको, रेड ग्रीन ब्लू। दुनिया में जितने भी कलर हैं, व्हाइट बेस होता है, इन 3 कलर को मिला के कलर बनाए जाते हैं। अब ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हो, इसमें ये तीनों कलर का एलईडी है। इसके लिए ये पूरा मल्टी कलर दिख रहा है। रेड कलर का एलईडी बन गया, ग्रीन कलर का एलईडी भी देर सवेर बन गया। लेकिन बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट के बाद भी ब्लू एलईडी नहीं बन रहा था। अभी कल ही मैं उस दिन सिंगुलरिटी के उसमें गया था कॉन्फ्रेंस में, तो वहां शरद शर्मा का एक वो देख रहा था मैं। बेंगलोर में 3.5 लाख लोग आज के दिन सेमी कंडक्टर पे काम कर रहे हैं और उसमें से 18,000 खाली इंटेल ने हायर किए। 3.5 लाख लोग बेंगलोर में खाली सेमी कंडक्टर पे काम कर रहे हैं। अभी तक तो हम तैयार नहीं हुए, 18,000 खाली उसमें से इंटेल ने लगाए हुए। तो ये एलईडी में भी एक सेमी कंडक्टर लगता है। रतिराज जी पर मुझे पता है क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी से लेके आए थे। तो वो पहले जो बल्ब होते थे, बल्ब में बिजली डायरेक्ट आती थी। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं पता है ना? कंडक्टर में बिजली बिना रुके आती है, सेमीकंडक्टर में उसको रोक के आगे प्रवाहित कर सकते हैं। हमारे रतिराज जी ने बताया था मेरे को, इसलिए याद रह गया। तो वो एक सेमीकंडक्टर की चिप लगती है। उस सेमीकंडक्टर की चिप के कारण बिजली के फ्लो को रोक लिया जाता है, जिससे उसकी कॉस्टिंग बहुत कम है। बिजली के बल्ब को आप छुओगे
तो वो गर्म हो जाता है। तो जितनी बिजली उसमें रोशनी देने में काम आती है उतनी रोशनी में आ जाती है, बाकी हीट क्रिएट करती है। तो वो हीट के कारण बल्ब गर्म हो जाता है। लेकिन एलईडी के अंदर ऐसा नहीं होता। आप एलईडी को हाथ लगाओगे, रोशनी रहेगी लेकिन गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें उतनी ही बिजली उसको दी जाती है जितनी उसकी जरूरत होती है। तो वो सेमीकंडक्टर से उसको रेड, ग्रीन और तैयार होने शुरू हुई। तो ये जो फुजी नाकामुरा थे, ये फिजिक्स के स्टूडेंट थे, फिजिक्स पढ़ी हुई थी। ये अमेरिका गए, वहां की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह में इनको साइंटिस्ट के पास काम करने का मौका मिला, और इन्होंने देखा कि वहां हजारों साइंटिस्ट वो ब्लू एलईडी की खोज में लगे हुए हैं। सर से सर भिड़ा के सुबह से शाम तक कर रहे हैं, न खाना खा रहे हैं, न चाय पी रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, ब्लू एलईडी की खोज कर रहे हैं। इनको वहां पे लैब असिस्टेंट का काम मिला, तो इनका काम था उन मशीनों को देखना, मशीनों का रख रखाव करना, उसको टेक केयर करना। ये उस काम में लगे हुए थे। फिजिक्स के स्टूडेंट थे, धीरे धीरे समझने लगे चीजों को। इनको समझ में आने लगा कि ये लोग किस काम में लगे हुए हैं, कैसी इनको मशीनरी चाहिए, क्या कर रहे हैं। इनका जो वीजा है वो खत्म हो गया, इनको वापस जापानीज, ही इज जापानीज, अभी भी है भगवान की दया से। जापान वापस जाना पड़ गया इनको। अब जापान गए तो इनके दिमाग में वो बैक ऑफ द माइंड रह गया कि ये ब्लू एलईडी के ऊपर काम हो रहा है, अपन ये ब्लू एलईडी बनाते हैं। तो वहां गए, कंपनी से इन्होंने बातचीत की, उसको समझाया कि ये ब्लू एलईडी है, और अगर ये कंपनी, आपकी कंपनी में अगर ये बन गया तो आपकी कंपनी दुनिया की जानी मानी कंपनी बन जाएगी। उसको समझ में आ गया, उसने इनको काम पे रख लिया। इन्होंने ब्लू एलईडी की खोज चालू कर दी। तो जब ये अमेरिका में वहां पे उन साइंटिस्ट के बीच में काम कर रहे थे, तो इनको वहां पे एक एक्सपीरियंस हुआ कि ब्लू एलईडी बनाने के लिए कोई थीम है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो साइड है। तो वो सारे साइंटिस्ट ये मान रहे थे, मैं थोड़ा टेक्निकल नहीं हूं तो वैसे मत जाना, वो ये मान रहे थे कि साउथ पोल से उसको नहीं बनाया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो नॉर्थ पोल पे ही मेहनत कर रहे थे। तो वो 1000, 2000, 3000 जितने भी लगे थे ना, वो सारे नॉर्थ पोल पे रिसर्च कर रहे थे। इसने उसको समझाया, इसने अपना काम चालू किया, और थोड़े दिन बाद ही अनफॉर्चुनेटली वो सेठ, वो ओनर थे उस कंपनी के, उनका देहावसान हो गया। उनके लड़के ने कंपनी टेक ओवर की। उसने देखा कि यार ये किस आदमी को फालतू लगाया हुआ है, खाली खर्चा कर रहा है, कोई आनी जानी है नहीं, अपन तो इसको बंद करते हैं। उसने इसको नोटिस दे दिया। नोटिस पढ़ा नहीं, भाई तो काम पे लगा हुआ था। तो उसने इसको जाके बोला भाई जी हम तो 7 दिन में कंपनी बंद कर देंगे, आगे जो भी है ना इसको समेट लो, 7 दिन के बाद हम तो ये कंपनी नहीं चलाएंगे। तो उसने बोला साहब 7 दिन का टाइम तो आप पूरा दे दो, 7 दिन बाद नहीं होगा तो जो देखेंगे। तो उसके दिमाग में ये था कि वो सारे के सारे नॉर्थ पोल पे लगे हुए थे, मैं इसको साउथ पोल से ट्राई करता हूं। उसने साउथ पोल पे ट्राई किया, 7 दिन में वो ब्लू एलईडी बनी। वो कंपनी आज दुनिया की बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी, सोनी के रूप में जानी जाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट आए, बहुत सारे, और 2014 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। क्रक्स ये है कि सारी दुनिया फिनटेक में बात कर रही है, लेकिन बिना इंडिया के डीएनए को समझे हुए। क्योंकि इंडिया में जब तक आप टच एंड फील की बात नहीं करोगे, कैपिटल मार्केट में ठीक है आपने एक मोबाइल ऐप बनाई, वो आपके लिए एक बेसिक टूल है, लेकिन शाम को उसको कोई चाहिए जो उसको बता सके कि आज मैंने गलत क्या किया, मैंने सही क्या किया, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा पैसा अटक गया है तो मैं इसको होल्ड करूं, मैं इसको बेच दूं, इंश्योरेंस से रिलेटेड, जब तक वो किसी से 1 to 1 नहीं मिल लेता। इंडिया में वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा सक्सेस क्यों नहीं हुआ? उसी लैपटॉप पे आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे,
आज हम ये कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन भी कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन का वो रिजल्ट आता क्या जो अभी 1-to-1 कर रहे हैं उसका आएगा। इंडिया का डीएनए है, और इसलिए अपने को हर उस जगह पे पहुंचना है जहां पर हमारे लिए क्लाइंट अवेलेबल है, और इसीलिए हमने उस ब्रांच मॉडल को एक्सेप्ट किया है। हमको हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाना है, हर तालुका लेवल पे जाना है, हमारी कॉस्टिंग का ध्यान रखना है। अगर हमारे को लगता है कि ब्रांच मॉडल से फ्रेंचाइजी मॉडल ज्यादा फिजिबल है, वी कैन अडॉप्ट फ्रेंचाइजी मॉडल, लेकिन टच एंड फील इज द बेसिक नीड ऑफ द इंडियन डीएनए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। टाटा ग्रुप का ही टेरेंट करके एक कंपनी है जो वेस्ट साइड मैनेज करती है, उन्होंने एक फैशन यात्रा करके एक स्टोर खोला। फैशन यात्रा करके स्टोर खोला, ये स्टोर फेल हो गया, उन्होंने बंद कर दिया। एक थ्योरी बहुत अच्छी थी इसमें, ये हमेशा कहते थे अपने टीम मेंबर्स को कि अगर सही हो जावे, अगर सक्सेस हो जावे तो इट्स योर क्रेडिट, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो जाए, कहीं हार हो जाए, तो वो मेरी हार। इसलिए आज अगर एप्पल आया तो उसने टाटा के साथ दोस्ती करी, आज बोइंग आया तो उसने टाटा के साथ करी, कल अपन भी ब्रांच मॉडल खोलते हैं, हो सकता है गलती हो सकती है। दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें कोई भी स्टेप लो उसकी गारंटी हो कि वो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन उसके डर से हम प्रयास ही नहीं करें तो कैसे होगा। इन्होंने जब ये स्टोर खोला, ये स्टोर नहीं चला तो इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। फिर क्या किया है, फिर उन्होंने वापस खोला। पांच सौ स्टोर एक साल में, और आज अगर आप इस स्टोर में जाओ तो 1 घंटे पहले नंबर नहीं आता है। तो अगर सब्जेक्ट पे आपका कन्विक्शन है, समय लग सकता है, फेल नहीं होगा, और अगर वो फेल हुआ है कोई कारण से तो उसके क्रक्स को समझ के उसको ठीक करना है। गलतियां खाली तभी होगी जब हम बिना होमवर्क के बाजार में जाएंगे। अगर हम विद होमवर्क बाजार में जाएंगे तो गलती होने की संभावना ऑलमोस्ट 0 होती है, नहीं होती है। टाइटन, one titan has so many titans. JRD टाटा, हिंदुस्तान के पहले पायलट, लाइसेंस नंबर 1। 1930 की बात है, कराची के नवाब ने, आगा खां कहते थे उनको, उन्होंने एक कंपटीशन किया कि एक पायलट को इंडिया से इंग्लैंड प्लेन उड़ाना है, सिंगल पायलट, और एक पायलट को इंग्लैंड से इंडिया प्लेन उड़ाना है। जो पहले पहुंचेगा उसको इनाम मिलेगा और वो विजेता घोषित होगा। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वो सैटेलाइट से अंतरिक्ष में जाने की जब चीजें हुई, होड़ हुई, तो वो अमेजोन के जो ओनर है वो भी गए। लोगों में एक सगल होता है, जेआरडी के लिए अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन प्लेन का उनको पायलट का शौक था, नए नए यंग एज थी, चांद था, उस कंपटीशन में भाग लिया उन्होंने। बॉम्बे से उन्होंने प्लेन उड़ाया, इंग्लैंड के एयरपोर्ट से एस पे इंजीनियर करके
बंदा था, ASPY इंजीनियर, जैसे फारूक इंजीनियर उनका टाइटल था। उन्होंने इंग्लैंड से प्लेन उड़ाया। ऑफ कोर्स उस समय ऐसे प्लेन अवेलेबल नहीं थे ब्रिटिश एयरवेज की तरह और एमिरेट्स की तरह की बिजनेस क्लास में बैठ गए और यहाँ के बाद सीधे ही लंदन उतरे। प्लेन है वो स्टॉप होता होता इंडिया आने वाला था और वाइस वर्सा इंडिया वाला प्लेन स्टॉप होते होते इंग्लैंड जाने वाला था। इजिप्ट में दोनों मिले, वो वहां से आया हुआ था, वहां रुका हुआ था JRD इजिप्ट पोर्ट से। तो पता चला कि उसके प्लेन का कोई एक कंडक्टर खराब हो गया। JRD के पास वो एक्स्ट्रा कंडक्टर था। JRD चाहते तो मना कर सकते थे, नहीं जीते हुए थे, वो इजिप्ट ही बैठा रहता, वो इंग्लैंड जाके बोल देते भाई मैं तो जीत गया। लेकिन बड़े लोग बड़े इसीलिए होते हैं कि वो स्पोर्ट्समैनशिप से आगे बढ़े। JRD ने वो कंडक्टर उसको दिया, दोनों ने प्लेन फ्लाई किया। SP इंजीनियर JRD के पहले इंडिया उतरा, उसको विजेता घोषित किया। बंदा वो भी कम नहीं था, आगे जाके हिंदुस्तान की एयरफोर्स का चीफ मार्शल बना। JRD से बहुत अच्छे संबंध रहे। ये स्टोरी आप लोगों के सामने रखने का रीजन यही है कि बड़े लोगों के जीवन से प्रेरणा लेके हमें प्रतिस्पर्धा करनी है, प्रतिद्वंद्विता नहीं करनी। क्योंकि टाइटन और चॉइस का मॉडल काफी हद तक सिमिलर है। टाइटन के पास भी बहुत सारे टाइटन है और चॉइस के पास भी बहुत सारे टाइटन है, और ये सारे टाइटन मिलकर चॉइस बनाते हैं। और अगर इन्होंने इन बड़े बड़े लोगों से, इन महापुरुषों से, जीवन के इन दूरदर्शितापूर्ण जीवन जीने वाले लोगों से हमने जीवन में कुछ अच्छी चीजों को एडॉप्ट किया, तो हम भी जिस सपने को आज मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जिस दिन मैंने SK पाटोदिया एंड एसोसिएट ज्वाइन की थी 20 जुलाई 1999 और सुनील भैया के पास आना शुरू किया, और जैसे जैसे उनका सानिध्य मिला, उनका गाइडेंस मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, एक ही चीज जीवन में मिली, आगे बढ़ना है, देश के लिए काम कैसे करना है, समाज के लिए काम कैसे करना है। वो हमेशा कहते थे कि हम जब बचपन में पहली बार पढ़ने के लिए बाहर निकले तो किसी सेठ ने वो स्कूल बनवाई थी, उसने बंबई कलकत्ता कहीं रह के पैसे कमाए और उन पैसे को इन्वेस्ट करके वहां पे स्कूल बनाई तो वो पढ़ पाए। वहां से कॉलेज गए तो वो कॉलेज भी किन्हीं सेठों ने बनवाई थी। उसके बाद वो बॉम्बे आए, यहाँ जिस हॉस्टल में रह के पढ़े वो भी किन्हीं लोगों ने बनवाया था। तो हम सब इस दुनिया में जो धन कमाते हैं हम उसके ट्रस्टी हैं। हमारी जरूरतों के बाद जो धन बचता है वो हमें समाज के लिए देना चाहिए। इन्हीं विचारों के बीच हम बड़े हुए, इन्हीं चीजों को सीखते हुए आप लोगों के साथ आगे चले। परसों जब अर्पित जी से सुना तो ये समझ में आया कि ये 50,000 करोड़, ये 1 लाख करोड़, ये 60,000 करोड़, ये नंबर के गेम है। जब इतनी बड़ी टीम बाजार में उतरेगी, और इतनी बड़ी क्या, ये तो जितनी टीम है उसकी 1/10 भी यहाँ पे नहीं है, 90% टीम तो आज भी अपनी फील्ड में है। तो ये सारी टीम जो 6,000 लोगों की है, ये खुद ही कल 60,000 लोगों की हो जाएगी। और जब ये पूरे हिंदुस्तान में पूरी ताकत के साथ काम करेगी तो फिर चॉइस को नेशनल असेट बनने से कौन रोक सकता है। क्यों ना हम हिंदुस्तान की नेशनल असेट बनेंगे। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।
अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।